हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो मैग्नेटिज्म का ये लास्ट लेक्चर है, आज ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम जो है मैग्नेटिक सर्किट पे सीधे एंट्री मारेंगे कल, और उसके बाद जो है आपका जो मशीन वाले पोर्शन में हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 से आगे बढ़ेंगे इधर। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका 76, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एयर गैप ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 200 एम्पीयर टन पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ आपको दे रखा है, यहाँ पे देखिए इसकी जो आपका वो डिस्टेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी डिस्टेंस का मतलब लेंथ। ठीक है, और आपका जो एच की वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है कितना, 200 एम्पीयर टन पर मीटर। अब आपसे पूछा है मैग्नेटिक पोटेंशियल, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, एन इंटू आई। ठीक है, एम्पीयर टन ये होता है हमारा मैग्नेटिक पोटेंशियल, जैसे कि ईएमएफ होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो एन आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई एन इज इक्वल टू एच एल। ठीक है, ये स्ट्रेंथ है, ये लेंथ है। तो ये आप फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं हमेशा। ठीक है, यानी एल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एच की वैल्यू घटेगी। ठीक है, और आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, एन की वैल्यू घटाएंगे, सब कुछ मतलब कांस्टेंट ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब इसी बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो एच की वैल्यू हम रख देते हैं एम एम एफ, यहाँ लिख लीजिए आप, इज इक्वल टू एन की सॉरी एच और एल रखेंगे यहाँ पे। एच की वैल्यू दे रखा है 200 और एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो 200 इंटू, और एल की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो -2 से -2 यानी 2 जीरो इधर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 2 2 4, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 4 एम्पीयर टन। तो ये सारे फार्मूले आपको माइंड में लेके चलना है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, नीचे जो चार आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा सही है इन चारों में से। तो पहला ऑप्शन क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड एक्साइटेड कॉइल इज लोअर देन इट्स आउटसाइड सरफेस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इनसाइड और आउटसाइड में डिफरेंट होता है। ठीक है, या कम या ज़्यादा होता है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि लोअर होता है, और दूसरा क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड एक्साइटिंग कॉइल इज जीरो, मतलब कह रहा है कि मटेरियल के अंदर जो होता है वो फ्लक्स जीरो होता है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द एक्साइटिंग कॉइल इज ग्रेटर देन द आउटसाइड सरफेस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि मतलब इधर जो है कम होता है आउटसाइड में, या उधर अंदर ज़्यादा होता है। और द मैग्नेटिक फ्लक्स चौथा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द एक्साइटिंग कॉइल इज सेम एज ऑन इट्स आउटसाइड सरफेस, यानी कह रहा है कि बाहर जो है अंदर सेम होता है। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये कॉइल है, ठीक, ये मटेरियल के ऊपर हमें कॉइल अपना जो है लगा दिए हैं। ठीक है, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये है। अब यहाँ हमारा जो है क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन इधर है तो हमारा इधर एन पोल आएगा। ठीक है, और इधर एस पोल आएगा। एन से जो है निकलना स्टार्ट होंगे और एस की तरफ जो है ये चली जाएंगी इस तरह से। तो आप देखिए कि यहाँ पे जितनी लाइन्स होंगी ये उतनी ही लाइन्स यहाँ पे होंगी, बस अंतर ये होगा कि यहाँ से एन से एस की तरफ जाएंगी और इसके अंदर जो है एस से एन की तरफ जाएंगी। इन लाइन की संख्या जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हमेशा सेम होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला। क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द एक्साइटिंग कॉइल इज सेम एज द आउटसाइड सरफेस, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, इज सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ए रिंग शेप्ड कॉइल विद फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स, हाउ डज द मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेरीज इनसाइड द कॉइल इफ आयरन कोर इज थ्रेडेड इनटू द कॉइल विदाउट डायमेंशनल चेंज ऑफ कॉइल। कह रहा है कि एक जो है आपका मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, जो भी यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रही है और इसके जितने भी टर्न होंगे, मान लीजिए एन टर्न्स है, आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब कह रहा है कि इसके अंदर ये कोर डाल दिया जाता है, आयरन कोर, तब जो है इसके फ्लक्स वैल्यू क्या होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना, क्योंकि देखिए परमिबिलिटी यहाँ पे आप मैग्नेटिक मटेरियल डाल रहे हैं आयरन कोर, तो आयरन कोर की जो रिलेटिव परमिटिविटी 1000 से ऊपर होती है ना, म्यू आर की वैल्यू, याद रखिएगा इस बात को।
1000 प्लस होती है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि जब इसकी रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर एच। ठीक है, यहाँ देख लीजिए बी इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर एच। तो अब देख लीजिए बी की वैल्यू यानी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि म्यू आर की वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे, तो फ्लक्स डेंसिटी भी आपकी बढ़ गई। ये चीज़ यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो अब देख लीजिए डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी डिक्रीज इंक्रीज रिमेन सेम, डिक्रीज इंक्रीज रिमेन सेम, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये इंक्रीज। ठीक है, बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, द मैग्नेटिक रिलेक्टेंस ऑफ ए मटेरियल। पहला ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि जो रिलेक्टेंस होता है मैग्नेटिक मटेरियल का, एस फार्मूला में लिख देता हूँ, याद रखिए आप, म्यू जीरो म्यू आर एल अपॉन ये एल है लेंथ अपॉन ए। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला। तो कह रहा है कि डिक्रीज विथ इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल, अगर ये ए की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इन्वर्सली है। ठीक है, तो इसे घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसे बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल, यानी इसे बढ़ाएंगे तो इसे ये बढ़ेगा। ये गलत बात है, डायरेक्टली होता तब ये कंडीशन होती, जबकि इन्वर्सली है तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन का गलत हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट। सी कह रहा है डज नॉट वेरी विथ इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो भाई डिपेंड तो कर रहा है ना इन्वर्सली, तो ये गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो पहला हो जाएगा ए वाला। ये फार्मूला आप माइंड में लेके चलेंगे तो कभी भी किसी भी, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल हो, सब आपका क्लियर होता चला जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, द इनिशियल परमेबिलिटी ऑफ एन आयरन रॉड इज, मतलब आयरन रॉड है हमारी कोई, ठीक है, लोहे की रॉड है, इसकी इनिशियल कंडीशन में परमेबिलिटी क्या होती है वो पूछा है। तो पहला क्या कह रहा है, द हाईएस्ट परमेबिलिटी ऑफ द आयरन रॉड, द लोएस्ट परमेबिलिटी ऑफ द आयरन रॉड, द परमेबिलिटी एट द एंड ऑफ द आयरन रॉड, द परमेबिलिटी ऑलमोस्ट इन नॉन मैग्नेटाइज्ड स्टेट। तो क्या कह रहा है कि देखिए, पहले मान लीजिए इनिशियल कंडीशन में ये रॉड है, यहाँ पे कोई भी इसे जो है एच की वैल्यू यहाँ कोई भी अप्लाई नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो रहा है। तो इसके जो डायपोल्स होंगे, ठीक है, अंदर जो होते हैं ये इस तरह से किताबों में दिया रहता है, आप देखे होंगे। तो ये जो है अपना जो है बिखरे हुए अवस्था में रहते हैं, कोई इधर है कोई इधर है कोई इधर है कोई इधर है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में मैग्नेटिक नहीं रहता है। ठीक है, जैसे इस पर थोड़ा सा हम एच की वैल्यू अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो है आने लगते हैं अपने बिल्कुल जो है एक सेट में आने लगते हैं, एक ही डायरेक्शन में फिक्स्ड होने लगते हैं इसके डाइपोल। तो आप देख लीजिए द हाईएस्ट परमेबिलिटी ऑफ द आयरन रॉड, ये तो हम कह नहीं सकते जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं हो। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देखेंगे आप, तो परमेबिलिटी ऑलमोस्ट इन नॉन मैग्नेटाइज्ड स्टेट, यानी नॉन मैग्नेटाइज्ड स्टेट में परमेबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है, तो जो भी होगी नॉन मैग्नेटाइज कंडीशन में वो कांस्टेंट रहेगी। जब भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एच की वैल्यू तभी इसमें जो वेरी करेगा ये। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक पाथ रिक्वायर लार्जेस्ट एमएमएफ। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट मान लीजिए हमारा है ये, ठीक है, मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक सर्किट इस तरह है और यहाँ पे एयर गैप है, ये हमारा मान लीजिए यहाँ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे वाइंडिंग हो गई मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्लो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब फ्लो कराने के लिए लीकेज फ्लक्स यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एयर गैप है यहाँ पे, तो हम काफ़ी ज़्यादा जब ईएमएफ अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी एमएमएफ की वैल्यू ज़्यादा होगी, जब करंट की वैल्यू ज़्यादा करेंगे तभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स यहाँ से पास कर पाएगा, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्स होंगे। ठीक है, तभी जो है यहाँ पे लीकेज फ्लक्स कम होगा। तो हम कह सकते हैं इस पे जो है कि एयर गैप में जो है हमें ज़्यादा जो है मैग्नेटिक एमएमएफ की ज़रूरत होती है, मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की ज़रूरत एयर गैप में ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, हाउ डज द मैग्नेटिक कंपास नीडल बिहेव इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो अब कोई कंपास नीडल जो हमारी है, ठीक है, ये मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करेगी। इट अश्योर ए पोजीशन राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड से 19 डिग्री पे रहेगी, गलत जवाब। अगला क्या है, इट स्टार्ट रोटेटिंग, तो रोटेट नहीं करेगी ये। ठीक है, क्योंकि जब जिधर फ्लक्स जाएगा उसी पे जाके अपना फिक्स्ड हो जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। इट मेजर द पोजीशन
विच फॉलोज इन लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स नन ऑफ द एबव। तो ये देखिए तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि आप रिलक्टेंस मोटर पढ़े होंगे, ठीक है। रिलक्टेंस मोटर में क्या होता है कि ये जो इसका रोटर होता है आपका, ठीक है, इसका रिलक्टेंस ज़्यादा रहता है, ठीक, मतलब एक समान नहीं रहता। एक तो रिलक्टेंस ज़्यादा रहता है और दूसरी बात कि एयर गैप जो इनके बीच में समान नहीं रहता। मान लीजिए यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे एस है, तो एन पोल से जो इधर निकलेगा ये, तो इसमें देख लीजिए इसे जो है यहाँ पे अनइवन गैप है, इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा इस गैप से होके और इस मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू इधर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस तरह होता है। आप रिलक्टेंस मोटर अगर पढ़े होंगे तो ये डायग्राम आप जरूर पढ़ेंगे। तो जैसे अब क्या होता है कि जो ये लाइंस होती हैं ये बिल्कुल रबड़ की तरह होती हैं। मान लीजिए ये लाइन है ना ऐसे, तो एक कोशिश ये करती है कि हम बिल्कुल जो है कम से कम डिस्टेंस तय करें, ठीक है। ये छोटी होना चाहिए हमेशा अपनी इनिशियल कंडीशन में। तो ये अब यहाँ से देखिए ये लंबी हो रही है, तो ये कोशिश करेगी कि हम सीधे हो जाए ऐसे। तो जब सीधे होने की कंडीशन में ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तब जो ये घूम जाएगा ऐसे, ये चीज़ होता है। और सेम कंडीशन वही है। तो अपना डी वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सी वाला, इट अस्योर ए पोजिशन विच फॉलो लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब ये फ्लक्स लाइन की पोजिशन को फॉलो करेगी। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, इन ए सिंपल मैग्नेटिक फील्ड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट फ्लक्स। तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड में जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो कैसी होती है, इट कांस्टेंट एंड हैज़ द सेम वैल्यू इन एनर्जी, ठीक है, of the magnetic field, increase with continuously from initial value of the final value, decrease continuously from initial value to final value, first increases and then decrease till it become to zero। तो भाई देखिए सिंपल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। अगर करंट घटाएंगे, ठीक है, तो एन की वैल्यू एन, सॉरी ये जो फार्मूला मैंने आपको दिखाया था अभी पिछले क्वेश्चन में, एन इंटू आई, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स और करंट इक्वल टू एच इंटू एल, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कभी वेरी नहीं करेगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया, इट कांस्टेंट एंड सेम वैल्यू इन द एनर्जी पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अब इससे ये भी समझ सकते हैं ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें जो कोर हमारी ऐसे रहती मान लो, ठीक, ये बन गया ऐसे। अब जब यहाँ पे ये ओपन सर्किटेड होता है, यहाँ पे कोई लोड नहीं होता है, तब जो है ये फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे मतलब जो भी रहती है, ठीक है, वो इस ये काउंटर नहीं कर पाता, इसलिए ये इसकी वैल्यू यहाँ पे कम ही रहती है, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है यहाँ पे लोड बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनना स्टार्ट हो जाता है इस कॉइल में। तो इसकी जो डॉट पोलरिटी से आप देखेंगे, ये इसकी पोलरिटी यहाँ बनती है, इसकी यहाँ बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि ये ताकि ये फ्लक्स को अपोज कर सके, ठीक है। तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही इधर भी बढ़ेगा, तो ये अपोज करके कैंसिल आउट कर देगा। मतलब इसके अक्रॉस जो फ्लक्स रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी आप इसे सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, द स्ट्रे लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज। तो स्ट्रे लाइन्स जो है किस तरह से डिफाइन की जाती हैं, मतलब स्ट्रे लाइन जो लीकेज हो रहा है, जो मतलब जो मैग्नेटिक पाथ को जो फॉलो नहीं कर रहा है फ्लक्स, वो बाहर चला जा रहा है, ठीक है, अदर पाथ को फॉलो कर रहा है। तो ए लाइन वर्टिकल टू द फ्लक्स लाइन्स, पहला, द मीन्स ऑफ लेंथ ऑफ रिंग शेप्ड कॉइल, ए लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ए लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स विच डज नॉट फॉलो द डिजाइंड पाथ। तो डी वाला देख लीजिए, मतलब वह फ्लक्स जो डिजाइन किए गए पाथ को फॉलो नहीं करता, अपना अलग ही पाथ बना लेता है, ठीक है, लीकेज वाली कंडीशन में आता है, लीकेज फ्लक्स कहते हैं या स्ट्रे लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, द बार मैग्नेट हैज़। तो बार मैग्नेट क्या है, द डाइपोल मोमेंट, मोनोपोल मोमेंट। तो बार मैग्नेट क्या होता है कि जो है टू पोल होते हैं, ठीक, तो ये डाइपोल मोमेंट को ही हम बार मैग्नेट कहते हैं। तो 85 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोनोपोल मतलब सिंगल पोल, तो सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो ऑप्शन यहीं से गलत हो गया, पहला करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, विच आर फॉलोइंग मटेरियल आर डायमैग्नेटिक। तो इनमें से कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक कैटेगरी में आता है। पहला है सिल्वर, दूसरा कॉपर, तीसरा सिल्वर एंड कॉपर और डी आयरन। तो मैंने आपको बताया था जो मैग्नेटिक कैटेगरी में आते हैं, मतलब फेरोमैग्नेटिक में, ठीक है, कौन कौन से थे। टिन था आपका, आयरन था, ठीक है, और ये सब तो आ गए आपके फेरोमैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक में कौन कौन से थे, एल्यूमिनियम था आपका, ठीक है, और इसमें जो कौन से थे आपके डायमैग्नेटिक में, तो सिल्वर हो गया आपका, गोल्ड हो गया आपका, कॉपर हो गया। तो ये सब आते थे आपके डायमैग्नेटिक में। मतलब इनके लिए जो म्यू आर की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, 0.9 के आसपास होती है, और निगेटिव, ठीक है। ये रिपल्सन फोर्स फील करते हैं जब इन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। और इसके लिए जो फेरोमैग्नेटिक के लिए 1000 प्लस रहती है। तो इन चीज़ को भी रिकॉल कर लीजिए, आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन जो सही होगा इसका, सिल्वर एंड कॉपर, ये दोनों जो है आपके आते हैं इसी वाली कैटेगरी में, डायमैग्नेटिक में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, विच आर फॉलोइंग टाइप मटेरियल आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में कौन से मटेरियल का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो फेरोमैग्नेटिक, इसका यूज़ तो होता ही है टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए। पैरामैग्नेटिक का यूज़ भी होता है, ठीक है। और डायमैग्नेटिक जो होता है ये रिपल्सन फोर्स जो है फील करता है जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है, इसलिए जो है इसका यूज कम करते हैं, क्योंकि जो इसकी म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव में होती है, ठीक है, और 1 से कम होती है, 0.9 के आसपास होती है, तो इसलिए इसका यूज ज़्यादा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल जनरली लाइज बिटवीन। तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप माइंड में रखिएगा, डायरेक्टली इसकी वैल्यू कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10⁻³ टू 10⁻⁵ के बीच में होती है, ठीक है, याद रखना, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स द सेचुरेशन वैल्यू इज़ द हाईएस्ट। मतलब कौन सा मटेरियल है जिसमें जो सेचुरेशन बहुत देर में आता है, ये चीज़ जो काफ़ी ऊपर जाने के बाद यहाँ सेचुरेशन आता है, ये कह रहा है, ये यहाँ बी है, ये यहाँ एच है, ठीक है। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, परमानेंट, सॉरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक तो देखिए नॉन मैग्नेटिक कैटेगरी में आ गया। पैरामैग्नेटिक भी 1 के आसपास ही होती है रिलेटिव परमिबिलिटी, लेकिन फेरोमैग्नेटिक की बहुत ज़्यादा होती है, तो ये काफ़ी देखिए ऊपर तक बढ़ेगा पहले, उसके बाद कहीं जाके ये सेचुरेशन में आएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और यहीं पे अगर बात कर दिया एयर की, ठीक है, एयर है, तो एयर कभी सैचुरेट नहीं होती, लीनियरली चली जाएगी, यहाँ बी की वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एयर जो आता है आपका नॉन मैग्नेटिक कैटेगरी में आता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 89 में सॉरी डी भी दे रखा है, ये फेराइट। तो फेराइट की रजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन परमेबिलिटी जो होती है वो फेरोमैग्नेटिक से भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान नहीं दिए इस ऑप्शन का, फेराइट को आप प्रीफर करेंगे, ठीक है। अगर फेराइट नहीं रहता तब जो आप आयरन को करते, तो यहाँ फेराइट को प्रीफर करेंगे, ठीक। फेराइट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बी मैक्स होने के बाद सेचुरेट होगा, ठीक है, यहाँ एच है। और आयरन जो है यहाँ से इसे थोड़ा नीचे से ही हो जाता है, ठीक है। इस डायग्राम को याद रखिएगा आप, ये आयरन के लिए हो गया और ये फेराइट के लिए, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर क्या, 90, द मैग्नेटिक मटेरियल एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिकॉज ऑफ। तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, आइदर ऑफ दीज, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स तब मिलता है जब वहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन या तो स्पिन में हो, ठीक है, या फिर ऐसे अपना जो सर्कुलर वो लगाए, या तो अपने एक्सिस पे ही घूमे, या फिर न्यूक्लियस घूमे, मतलब मोशन होना ही चाहिए, तभी जो है मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ जनरेट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर स्टैटिक कंडीशन में है इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। लेकिन अगर डायनेमिक कंडीशन में आ गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों जो है मिल जाएंगे आपको, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पे,
सॉरी ई वाला क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स द नेट मैग्नेटिक मोमेंट शुड बी जीरो। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कब जीरो होगा, जब उसके सारे जो डाइपोल एंटी पैरेलल जो है आप व्यवस्थित रहेंगे, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, एंटी फेरी मैग्नेटिक। तो एंटी फेरी जो होता है वो एंटी पे मत जाएगा, इसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये कम्प्लीटली जो है मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसे याद रखिएगा आप, ये कम्प्लीटली जो है मैग्नेटिक मटेरियल होता है। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक जो हो गया ये आपका जो है, इसके जो डाइपोल है वो हमेशा एंटी में जो है जो व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, द अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विल इंक्रीज इफ। ठीक है, अट्रैक्शन कैपेसिटी कब बढ़ेगी, मान लीजिए ये एन है, एस है, एन है और एस है, ठीक है, ये दो आपके मैग्नेट हैं, तो इनमें अट्रैक्शन होगा एन और एस में, कब बहुत ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा होगा जब यहाँ पे लाइन ऑफ फ्लक्स जो है काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, ठीक। और ये लाइन ऑफ फ्लक्स कब ज़्यादा होंगे, या तो इनके करंट को बढ़ाया जाए या इस पर जो टर्न्स लपेटे गए हैं उनको बढ़ाया जाए, ठीक है, इन दोनों में से किसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, कोर लेंथ इंक्रीज, कोर एरिया इंक्रीज, फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज। तो मैंने बताया फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है, बी इक्वल टू फाई अपॉन ए, यानी एकांक एरिया में जो फ्लक्स होता है, लाइन ऑफ फ्लक्स होंगे, उन्हें ही हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, और इसे ही बढ़ाना पड़ेगा यानी बी मैक्स को, ठीक है, तभी जो है ज़्यादा अट्रैक्शन वो शो करेंगे। तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी इनक्रीज, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा सही है। पहला क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ फेराइट इज़ बेटर देन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, गलत, क्योंकि देखिए कंडक्टिविटी जो होती है फेराइट की वो काफ़ी कम होती है, ठीक है, यानी रो की वैल्यू कम होती है, जबकि म्यू आर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, यानी मैग्नेटिक के लिए तो काफ़ी ज़्यादा दिखाएगा आपने जो है कंडक्टिविटी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक सर्किट में हाई रेजिस्टेंस शो करेगा। बी वाला ऑप्शन क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज बेटर देन फेराइट। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कंडक्टिविटी फेराइट से ज़्यादा होती है। और अगला क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ फेराइट इज़ वेरी हाई, तो गलत है ये। और डी वाला क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ फेराइट इज सेम देन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो सेम नहीं है, ठीक है, इसकी जो कंडक्टिविटी कम होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है क्वेश्चन में गलत लिखा है, ये म्यू आर की वैल्यू कर रहा है, ठीक है, परमियंस की वैल्यू बता रहा है कि किसकी ज़्यादा होगी, उस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा कि परमियंस जो होता है फेराइट का वो फेरोमैग्नेटिक के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, उस कंडक्टिविटी की बात कर रहा है जो मैग्नेटिक ऑफ फ्लक्स लाइंस जो है ज़्यादा फ्लो अप कराए अपने अंदर से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना करके ये फ्लक्स वाली कंडक्टिविटी की बात कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं, द मैग्नेटाइजेशन एंड अप्लाइड फील्ड इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर रिलेटेड। तो एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है, तो साइनसॉइडली, लीनियरली, नॉन लीनियरली, पैराबोलिक। तो भाई देखिए क्या होता है कि एच की वैल्यू जैसे ही आप बढ़ाएंगे, ठीक है, ये आपका एच, ये आपका बी है, तो एच की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ में देखिए बी थोड़ी देर तक तो बढ़ेगा, ऐसे मान लीजिए वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक कंडीशन में आके ये सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियरली हम नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं ये जाके सैचुरेशन में आ जाएगा, लीनियरली सिर्फ एयर के लिए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपको सीधे सीधे लिख दिया है, तो ये नॉन लीनियरली ये करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, इन विच ऑफ मटेरियल द स्पिन मोमेंट्स एसोसिएटेड विद द टू सेट्स ऑफ एटम्स आर अलाइंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, किस मटेरियल में ये जो है एंटी पैरेलल में जो है अलाइंड रहते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेराइट, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो मैंने अभी एक इसके बारे में एक और क्वेश्चन बताया था, इससे रिलेटेड ही था वो, तो ये आपका एंटी फेरो से हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। एंटी फेरो मटेरियल में जो है वो एंटी पैरेलल में व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए वो विचुम्बित रहते हैं, ठीक है, उनमें मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं रहती है। तो आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, टेम्परेरी मैग्नेट आर यूज इन। तो टेम्परेरी मैग्नेट कहाँ यूज होते हैं, लाउड स्पीकर हो गया, जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे ही हम वो करंट फ्लो कराते हैं तभी मैग्नेट बनता है। और इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है टेम्परेरी मैग्नेट का, इसे हम वेरी करा सकते हैं, ठीक है, जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी कर दिए या करंट को वेरी कर दिए, यानी एन आई को वेरी करके हम फ्लक्स की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा आपका, ठीक है। 97 पे चलते हैं। मेन कॉजेज ऑफ नॉइज सोलेनॉइड आर, ठीक है, मतलब नॉइज का मेन कारण क्या है सोलेनॉइड में, ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ फैन आउट ऑफ लैमिनेशन इन द काउज्ड बाय रिपल्सन मोमेंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और अनइवन बियरिंग सरफेस काउजेज भी डेट अनइवन बियर बिटवीन मूविंग एंड स्टेशनरी पार्ट। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। देखिए पहला भी सही है, क्योंकि ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो मतलब फ्लो होते हैं, जब जो मैग्नेटिक लाइन जो होती हैं वो जब काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, तो इसमें वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता है। ये ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे वाइब्रेशन आता है, वो इसी कारण से आता है, ठीक है। एक तरह से इन्हें लॉसेस भी कहते हैं, ये लॉस ही होती है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि पहला ऑप्शन तो यहाँ से करेक्ट हो गया वाइब्रेशन से, और दूसरा अनइवन बियरिंग सरफेस, अगर अनइवन है तब भी जो आपका से जो है आवाज़ आएगी। तो आपका ए और बी दोनों से हो जाएगा, तो बोथ ऑफ द एबव, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, व्हेन ए बार मैग्नेट इज बेंट एट इट्स सेंटर टू फॉर्म शेप ऑफ एल, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। क्या कह रहा है कि एक हमारा बार है, मान लीजिए ये, और फिर इसे मान लीजिए यहाँ से बिल्कुल हाफ कर दिया जाता है और एल शेप में किया जाता है, यहाँ एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब क्या कह रहा है, अब इसे जो तोड़ के मान लीजिए ऐसे बना दिया गया एल शेप में, ठीक, ये बन गया इस टाइप का, ठीक है, आप ऐसा ही बना लीजिए, एल की तरह बिल्कुल बना लीजिए, ठीक, इस तरह हो गया। अब पूछ रहा है कि इस पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मान लीजिए इसकी इनिशियल कंडीशन में जो लेंथ थी वो एल रही होगी, ठीक है, ठीक है, एल इजिकल टू 1, मान लीजिए 1 मीटर रही होगी। अब इससे जो है हम 20 से कर दिए तो ये कितनी हो गई, 1/2 हो गई, और ये क्या हो गई, 1/2 हो गई। अब देख लीजिए कि यहाँ से 1/2 अब इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस रह गई वो इसका जो आपका इन दोनों का योग करके जो है, मतलब जैसे निकालते हैं ना, ये जो है √1/2² प्लस √1/2², तो इसके बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी क्योंकि ये 19 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया एक तरह से। तो इससे जो आप ये विगड़ की लंबाई निकाल लीजिएगा, तो कितनी निकल के आ जाएगी, √1/4 प्लस 1/4, तो हो जाएगा कितना, 2/√4। यहाँ पे मतलब 4 है, ये सब अंडर रूट में है अभी, तो 2×2 = 4, तो √1/2 है। अब हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2। अब ये जो मोमेंटम है वो डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो मोमेंटम जो है प्रोपोर्शनल टू डी, तो अब देख लीजिए यहाँ पे पहले 1 था, अब कितना हो गया, 1/√2, तो टोटल इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव। तो ये कोर में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मान लीजिए कोई मैग्नेटिक कोर है ये, तो इसमें देखिए लो कोरेसिव, ठीक है, कोरेसिविटी जो होती है वो लो होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर इसे हम मैग्नेटाइज कर दिए फिर डीमैग्नेटाइज करना हो तो इसमें उल्टा जो एच की वैल्यू निगेटिव लेते हैं वो बहुत कम की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तुरंत ये जो है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो इसका वी कर्व बनता है ये बिल्कुल बहुत पतला सा बने, ठीक है, और हाई ससेप्टिबिलिटी तो होना ही चाहिए। तो आपका ये ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय। तो मैग्नेटिज्म जो है किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है किसी मैग्नेटिक मटेरियल का, तो बाय हीटिंग,
करेक्ट ऑप्शन है बाय हैमरिंग, ठीक है, बाय इंडक्टिव एक्शन ऑफ अनदर मैग्नेट, ठीक है। तो ये सारे जो ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ठीक है। या तो उसे पीट के या फिर उसे गर्म करके, किसी भी तरह इन तीनों में से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ख़त्म किया जा सकता है। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया मैग्नेटिज्म का, और अब कल जो है मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट होगा, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है हम एंट्री मारे अपने कोर सब्जेक्ट जैसे मशीन, पावर सिस्टम, ये सब चीज़ को हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।